हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लगातार नियमित करते हुए रेगुलराइजेशन आपने कर रखा होगा और पढ़ाई को जारी रख रखा है। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने हैं तो आने ही हैं, 100% चांस यही से हैं। और इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन आएगा इन टॉपिक से रिलेटेड और 101% आएगा यार, आप किसी भी एग्ज़ाम्स को दोस्तों उठा करके देख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के पेपर को, जो वर्तमान टाइम पर जो पेपर आ रहा है, उस पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को मैंने प्रिपेयर किया है और काफ़ी मेहनत की है इन क्वेश्चंस को ढूंढने में, और आपको मेहनत नज़र भी आएगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैंने पहला पीडीएफ फाइल बनाया है। और पहले पीडीएफ फाइल में ही अगर आपको लगता है कि हाँ यार सर, इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की मैं कोशिश करूंगा। अच्छे से अच्छे आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा के अच्छी नॉलेज याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय खराब किए हुए। अभी दौरान का टाइम है जिन बच्चों की एग्ज़ाम है और आगे भी आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए लिखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वास्तव में ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसे मिला है। तो दोस्तों, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स जो सूचकांक जो 2020 का जारी किया गया है, ये हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स है। ये विभिन्न देशों के पासपोर्ट के सूचकांक जारी करता है, यानी पासपोर्ट के कौन से वीज़ा या कौन से देश की कंट्री का पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है और कितना ज़्यादा उसको किस अन्य देशों में मान्यता प्राप्त है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है, रैंकिंग जारी की जाती है। तो उस रैंकिंग में पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में कि 2020 में पहला स्थान किसे मिला है। तो दोस्तों, 2020 में पहला स्थान मिला है जापान को। पहला स्थान किसे मिला है? जापान को मिला है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अभी करंट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, बार बार यही पूछा जा रहा है। एक बार जापान का पूछ लिया तो दूसरी बार भारत का रैंकिंग पूछ लिया, तीसरी बार अफगानिस्तान का रैंकिंग पूछ लिया, चौथी बार उसने H1 वीज़ा के बारे में पूछ लिया, हेनरी पासपोर्ट के बारे में पूछ लिया, ये कौन सी रैंकिंग के अकॉर्डिंग है, इसके स्थान पर पूछ लिया। ठीक है, ऐसे करके उसने इसको कई बार दोहरान किया है एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर ने। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पढ़ने के लिए। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान दोस्तों किसे मिला है? पहला स्थान मिला है जापान को। किसको मिला है? जापान को मिला है। और जो देखिए दोस्तों, पहला स्थान जापान को मिला है, और जो भारत की रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत को मिला है 84वां स्थान मिला है, यानी 84 नंबर पे भारत का स्थान आता है। और इसमें जो सबसे खराब प्रदर्शन है वो रहा है अफगानिस्तान का। किसका? अफगानिस्तान का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, यानी सबसे पहले नंबर पे तो है आपके जापान, और 84 नंबर पे है भारत, और अफगानिस्तान सबसे पीछे है। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है ना, इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ इसके साथ में इससे संबंधित डाटाओं को भी शामिल किया है। जैसे कि यहाँ है, पहला स्थान तो जापान को मिला है, और जो पहला स्थान है वो तो जापान को मिला है। और शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जापान के प्रधानमंत्री थे। और ये बहुत लंबे टाइम पीरियड से 2002 के समथिंग से ही यहाँ के बहुत लंबे टाइम से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और इन्होंने अपनी स्वेच्छा से अभी वर्तमान टाइम पे अपने पद से त्यागपत्र दिया है। ठीक है, भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग कौन सी है? 84 नंबर पर आता है हमारा भारत, प्यारा भारत। अफगानिस्तान का सबसे पीछे स्थान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व हॉकी फेडरेशन
विश्व हॉकी फेडरेशन ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, सुन लेना अच्छी तरह से दोस्तों, कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाला है। और इस जिसको भी ये अवार्ड दिया गया है, इससे संबंधित एक मतलब ये कह दो कि आप किसी भी मतलब स्टाम्प पर लिखवा सकते हैं कि इससे एक संबंधित क्वेश्चन एक बार आपको देखने को जरूर मिलेगा, यानी इससे संबंधित क्वेश्चन का सामना आपको एग्जाम में जरूर होगा, इसलिए इसको भूलना नहीं है, इसे ध्यान रखना है। विश्व हॉकी फेडरेशन ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो यहाँ पर देखो बहुत से स्टूडेंट्स को लगेगा मनीषा बत्रा लगेगा। मनीषा बत्रा को राजीव गांधी अवार्ड मिला है। ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित हैं और बात हो रही है हॉकी फेडरेशन की। ठीक है, साइना नेहवाल है तो ये भी टेनिस से संबंधित हैं। रानी रामपाल है, ये हैं हॉकी से संबंधित। और आपको याद रखना है कि जो रानी रामपाल हैं इन्हें ही क्या मिला है, इन्हें मिला है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। विश्व हॉकी फेडरेशन ने ये भारत की एकमात्र महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और साथ में इन्हें मिला है राजीव गांधी खेल रत्न। जो राजीव गांधी खेल रत्न 2020 में दिया गया है उसमें महिला खिलाड़ियों में मनीषा बत्रा को भी यह अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इनको मनीषा बत्रा जी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं मिला है, रानी रामपाल को मिला है। ठीक है, रानी रामपाल एकमात्र महिला हॉकी प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न। और इसके अलावा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर भी इन्हें ही दिया गया है, रानी रामपाल को। आइए इससे संबंधित कुछ और तथ्य जानते हैं कि रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, और मनीषा बत्रा जी भी हैं। ठीक है, मनीषा बत्रा हैं जो टेबल टेनिस में हैं, ये आपको याद रखना है। मनीषा बत्रा कौन है, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, टेबल टेनिस में है ना, और ये पैरा एथलीट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए मनीषा बत्रा से संबंधित समझते हैं। मनीषा बत्रा को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, पर वे एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को कब लॉन्च किया गया था? ये इम्पोर्टेंट बनता है कि नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा इस साल चर्चा में रहा है। बहुत ज़्यादा बार इसका नाम हमारे सामने अखबारों में देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा नाम हाईलाइट रहा है। तो इस कंडीशन को देखते हुए इसके बारे में क्वेश्चन पूछना बिल्कुल लाजमी सी बात है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसे लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020 को। कब लॉन्च किया गया था? 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर अगर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप में क्या है कि यह आपको सूचना देता है, अगर मान लो आप किसी ऐसे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो यह आपको अलर्ट जारी करता है, एक अलर्ट का मैसेज जारी करेगा। तो ये मतलब एक तरह से सुरक्षा पोर्टल के रूप में काम करेगा आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, तो आरोग्य सेतु ऐप को कब लॉन्च किया गया? 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, हाँ एक बात और याद रखना दोस्तों कि आरोग्य सेतु ऐप को 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया है और साथ में इसे किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और दोस्तों 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है आरोग्य सेतु ऐप को? तो 22 भाषाओं को में लॉन्च किया गया है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेट से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको किसके द्वारा लॉन्च किया गया इससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और किसने इसको लॉन्च किया है उसके मतलब किस संस्थान के द्वारा ये भी पूछा जा सकता है, और किस महान व्यक्तित्व के द्वारा इसे जारी किया गया है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अप्रैल को। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, वो दुनिया में किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये चर्चा में रहे थे। आपको बता देता हूँ 2014 के टाइम पे, लेकिन ये 2014 के बाद में 2019 में जब हमारे मोदी जी की सरकार दोबारा से बनी है तो उस टाइम पर भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। और इसके अलावा
कोरोना काल की जो बीमारी कोविड-19 जो बीमारी आई है, तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी चर्चा में रहे। क्यों? क्योंकि ये एक बेजान दारू वाला थे, जो कि भविष्यवाणी करने वाले थे, यानी भविष्यवक्ता थे। ये प्रख्यात ज्योतिषी माने जाते हैं इनको, ये इस क्षेत्र में काफ़ी फेमस हैं। इन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि 2020 में ऐसी कुछ बीमारी आने वाली है, जो कि इस तरह सभी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत हद तक हानि पहुंचाने वाली है। तो ये इस वजह से ज़्यादा फेमस थे और इनका भी निधन हो गया है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि बेजान दारूवाला का जिनका निधन हुआ है वो कौन थे? वो प्रख्यात ज्योतिषी थे। कौन थे? प्रख्यात ज्योतिषी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हेल्पलाइन किरण किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? हेल्पलाइन किरण जो कि एक पोर्टल है, उसे किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये हमें काफ़ी कंफ्यूज भी कर सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास विभाग, सूचना आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ऐसे ही कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि जो हेल्पलाइन किरण है वो किसने लॉन्च किया है? वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। ठीक है, थावरचंद गहलोत हैं, जो कि अभी हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, हेल्पलाइन किरण की बात करें तो इसको याद कैसे करना है कि हेल्पलाइन का मतलब क्या हो गया? हेल्प करने से संबंधित है। अब हमारे भारतीय संविधान में हमें क्या मिले गए हैं? अधिकार मिले हैं। अब वो अधिकार हमारी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं? तो अधिकार हमारी हेल्प करते हैं, तो इस वजह से क्या हो गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ऐसे याद रखना है ना। तो न्याय में भी हेल्प करेगा, किरण से संबंधित है। ठीक है, इसको महिला एवं बाल विकास मत कर देना आप, महिला एवं बाल विकास नहीं है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित है आपकी हेल्पलाइन किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इसी से क्यों यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। एक बार मेरे दोस्तों मेरे कहने की बात मानिए कि आप कृपा करके इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल अभी पूरा हुआ है और उनका जो कार्यकाल है उसे 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन है नीतीश गडकरी, जी सतीश रेड्डी, के शिवान, अशोक लवासा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं चारों, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को क्या बोलते हैं? DRDO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DRDO बोलते हैं। ठीक है, अब DRDO की बात कर रहे हैं हम, है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। तो इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं, वो जो पूर्व अध्यक्ष थे सतीश रेड्डी जी, तो सतीश रेड्डी जी ही वर्तमान में इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये 2 वर्ष से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये DRDO के पूरे नाम से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूर्व अध्यक्ष से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भी आपसे क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है दोस्तों, और इससे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनको समझते हैं। भाई सतीश रेड्डी हमारे DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहले जानते हैं कि DRDO क्या है, इसको समझ लेते हैं कि DRDO क्या है। 1958 में DRDO की स्थापना हुई है, इसको भी याद रखना है। DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुई है? 1958 में, 1958 में DRDO की स्थापना हुई है दोस्तों। कब हुई है DRDO की स्थापना? 1958 में की गई है। ठीक है, अब अगर आपको ये याद रखना है, ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? इसके सन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको याद हो या नहीं हो। तो लॉजिक लगाना चाहते हो तो लॉजिक लगा सकते हैं हम। लॉजिक लगाना चाहें तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे DRDO, ठीक है, मैं आपको एक वर्ड कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग। अब DRDO में जो R है, R का मतलब क्या है? R का जो कोडिंग है वो है 18, यानी 18 नंबर पे आता है ABCD में R, है ना। 18 नंबर पे आता है, तो 18 में देखिए आपको क्या करना है, 1 जोड़ देना है, 19 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए डी और डी का मतलब हो गया डी 4 नंबर पे आता है और ये वाला डी, यानी 4 4 8 हो गए, यानी डी और डी का मतलब हो गया 8। ठीक है, और देखिए अगर आप वैसे भी देखना चाहें तो इसको आसानी से देख सकते हैं, डी और डी का मतलब हो गया 8। ठीक है, और फिर 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। DRDO में कैसे, देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो DRDO में अगर आप R को लें तो R का मतलब होता है 18। ठीक है, R का मतलब कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, ये आपने 18 ले लिया, और अब आपको 18 ले लिया है। O का मतलब होता है 15। ठीक है, और इस D का मतलब हो गया 4, और इस D का मतलब कितना हो गया 4। ठीक है, अब आप ज़रा देखिए आपको सन इसी में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सन यहीं से याद कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत लॉजिक है ना जो दिमाग में सेट होना चाहिए, ये याद करने वाली बात भी नहीं है ज़्यादा। अब देखिए 18 को अगर 19 कर दें हम, यानी R के 18 के बाद में क्या आता है, 19 आता है। ठीक है, और देखिए पीछे है 15। 15 में भी अगर आप चाहें तो जो डी और डी हैं इन दोनों को इंक्लूड कर दीजिए। 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए हैं। फिर उसके बाद में O 15 में से 5 ले लिया, हासिल का 1 पहुंचा दिया, तो R यानी 18 होता है। 18 में एक जोड़ा तो 19 हो गया, यानी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। याद हो जाएगा आसानी से। और जो DRDO का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। DRDO का मुख्यालय को कैसे याद रखना है, D फॉर दिल्ली। ठीक है, D फॉर दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में क्या है, DRDO का मुख्यालय है। ठीक है, मुख्य वाक्य भी पूछा जा सकता है। मुख्य वाक्य है DRDO का, विज्ञान में ही पावर है, विज्ञान में ही क्या है, शक्ति है। ठीक है, तो हाल ही में इसने अल्ट्रा स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है। तो अभी ये क्वेश्चन भी काफ़ी हाईलाइटेड है कि अल्ट्रा स्वच्छ कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो अल्ट्रा स्वच्छ कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है, तो वो है DRDO। किसके द्वारा शुरू किया गया, DRDO के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6ठे नंबर पे, है ना। 6 नंबर पे, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित हुआ है। काफ़ी चर्चा में रहा है अफ्रीका महाद्वीप। अभी क्यों चर्चा में रहा है, पोलियो को लेकर रहा। तो हाल ही में अफ्रीका है जो महाद्वीप है पोलियो मुक्त घोषित हुआ है, पूरा का पूरा महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। लेकिन इसमें क्या है कि एक देश था जिसकी वजह से ये इतना टाइम लग गया पोलियो मुक्त घोषित होने में। अदरवाइज ये पहले ही पोलियो मुक्त घोषित हो चुका होता। तो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे यही पूछना चाह रहा है कि उस अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा कौन सा देश था जो सबसे बाद में जाकर के फ्री हुआ है और उसकी वजह से इतना टाइम लग गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित हुआ है, इसका कौन सा देश सबसे बाद में पोलियो मुक्त घोषित हुआ है। तो इसका जवाब है नाइजीरिया। कौन सा है, नाइजीरिया है। कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना कौन सा देश है, हमारा आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया क्या है, जिसको सबसे बाद में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ था, भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ था 2014 में। ये याद रखना, क्योंकि एक सांख्यिकी रूप से देखा जाए, रिकॉर्ड के रूप से देखा जाए तो भारत कब हुआ है, 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हुआ है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। किस देश के राष्ट्रपति ने अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये देश है आपका, इंग्लैंड भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, और अमेरिका। आपका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने अभी क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने, हमारे ट्रंप चच्चा जी ने क्या किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, तो WHO से क्या किया है, अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं। क्यों समाप्त कर लिए हैं, क्योंकि WHO अगर मान लो हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है, लेकिन फिर भी उसने मतलब इतना टाइम गुजर गया है और हेल्थ को लेकर के, कोरोना को लेकर के कोई अपडेट नहीं दी है, तो इस वजह से जिम्मेदार ठहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या किया है, WHO से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, अभी WHO के बारे में हम पूरा पढ़ लेते हैं, आपको बता देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, किसने घोषणा की है WHO से संबंध समाप्त करने की, अमेरिका ने घोषणा की है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई है? तो WHO की स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो डॉक्टर ट्रेयोस हैं। ट्रेयोस, ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर टेट्रोस हैं। वैसे तो नाम इसका टेट्रोस है, डॉक्टर टेट्रोस हैं, जो कि वर्तमान में क्या है? WHO के अध्यक्ष हैं। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को। अब देखिए, अगर याद भी रखना है तो बीच का वर्ड आप आसानी से ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। WHO में से H का मतलब 8 होता है, तो ठीक है 1948 हो गया, है ना? ऐसे कर सकते हैं आराम से। और जैसे मान लो कि ये 15 है, ठीक है, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो ये, चलो ठीक है, नहीं बैठता है कॉम्बिनेशन। 8 को याद रखें आप। और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। किस टेक कंपनी ने हाल ही में भारत में जॉब सर्चिंग ऐप, जो एक जॉब सर्चिंग ऐप जारी किया है, लॉन्च किया है, जिसका नाम है कोरमो जॉब्स। क्या नाम है उसका? कोरमो जॉब्स। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी थी जिसने भारत में ये लॉन्च किया है एक जॉब सर्चिंग ऐप के नाम से? बहुत बड़ी कंपनी है, उनका नाम बताना है, याद रखना है आपको। तो गूगल ने लॉन्च किया है ये। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। जॉब सर्चिंग में आपकी हेल्प करेगा। जॉब के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछताछ करनी है, इसमें क्या है, डायरेक्ट जो भी एजेंसियां हैं, जो कंसल्टेंसीज हैं, उनका मामला ख़त्म हो जाएगा और आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर जो कंपनियां हैं या जो भी सेंटर्स हैं एग्ज़ाम जो भी आपकी कंपनियां हैं, जो जॉब रिक्रूटर्स हैं, उनसे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा इसके माध्यम से। तो यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलें। हाल ही में केंद्र सरकार ने सामान्य योग्यता परीक्षा, आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा कि जो सामान्य योग्यता परीक्षा सेट की एग्जाम होगी, ठीक है, तो इसे आयोजित करने के लिए एक भर्ती एजेंसी की घोषणा की है, उसको मंजूरी दी है। भर्ती एजेंसी NRA, ठीक है, तो इसको मंजूरी दी गई है। इसके लिए उसने कितने करोड़ रुपए खर्च करने के लिए निर्धारित किया है? पेमेंट कितना, बजट का कितना % है, कितना क्या, कितना करोड़ रुपए हैं? तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ है आपका जो CAT के एग्ज़ाम होने वाली है। CAT के एग्ज़ाम में पता है आपको क्या करना पड़ेगा? CAT की एग्ज़ाम की जो वैधता रहेगी वो 3 साल की रहेगी। यानी जैसे कि आप SSC का एग्ज़ाम देते हैं, तो SSC का एग्ज़ाम अगर आप प्री पास कर लेते हैं तो प्री पास दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। सेकंड जो पेपर होता है वही एग्ज़ाम आपका लगेगा। 3 साल तक आप प्री क्वालिफाई माने जाएंगे। और जो सेकंड पेपर होगा, टायर 2 होगा, वही 3 साल तक अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर 3 साल में आप टायर 2 अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप की जो टायर फर्स्ट की है वो CAT की जो मान्यता है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको दोबारा CAT देना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके अंदर है। और इसकी जो वित्त निर्धारित करने की बात करें तो इसके वित्त का निर्धारण किया गया है दोस्तों 1517.57 करोड़ रुपये। कितना? 1517.57 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने ठीक है, ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को $1 बिलियन का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ठीक है, दिल्ली से मेरठ के बीच में एक सुपरफास्ट रेलवे के लिए एक कॉरिडोर बनवाया जाएगा। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए किसने सहयोग करने के लिए जो उधार राशि लेते हैं, हम जो लोन लेते हैं, वो लोन कौन दे रहा है, कौन सा संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है? तो ये याद होना चाहिए आपको। ये दे रहा है ADB। कौन दे रहा है? ADB। कितना दे रहा है? $1 बिलियन। कितना दे रहा है? $1 बिलियन। कितना दे रहा है? $1 बिलियन दे रहा है। याद रखना, $1 बिलियन दे रहा है। कौन दे रहा है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा दिया जा रहा है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर के निर्माण काम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ADB, अभी इसकी बात भी करेंगे हम, ADB क्या है ना? तो ADB
क्या कर रहा है, आपको दिल्ली मेरठ के बीच में एक सुपरफास्ट रेल ट्रांजिट बनवाया जाएगा, एक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। उसके निर्माण के लिए $1 बिलियन की हमारी सहयोग राशि दे रहा है, ऋण के रूप में उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, इसका पूरा नाम एशियाई विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। कब हुई है इसकी स्थापना? 1966 में हुई है। ठीक है, तो 1966 आपको अगर याद भी रखना है कि याद नहीं हो सकता है तो देखिए इसका स्थापना वर्ष कैसे याद रखेंगे। एडीबी में आप एक बार चेक करें तो बी का कोड है 2 एंड डी का कोड है 4। तो 2 और 4 कितना होता है? 6। और 6 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। ठीक है, ऐसे याद रखना, 6 कितनी बार? 2 बार। ठीक है, तो एडीबी में क्या जो 1966 इसकी स्थापना वर्ष हो जाएगी। बी का कोड 2 और डी का कोड 4। ठीक है, इसमें कुल सदस्य देश हैं 68 सदस्य देश हैं। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इनका नाम है आसाकावा। और उपाध्यक्ष तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं क्योंकि ये भारत के हैं और इन्हें बनाया गया है अशोक लावासा को। ठीक है, अशोक लावासा कौन है? जो कि एडीबी के उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं और इसी वजह से मुख्य सूचना आयुक्त से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और 52 किलोमीटर की दूरी का ये कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये भी याद रखना है आपको। जो इंपॉर्टेंट लाइनें थी वो सारी मैंने बता दी हैं। अभी एक पंक्ति की बात करते हैं कि एक पंक्ति में आपको क्या क्या याद रखना है। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव पद से इस्तीफा किसने दिया है? अशोक लावासा ने दिया है। क्यों दिया है? अभी मैंने पढ़ाया आपको, अभी मैंने आपको बताया कि इनको क्या है, एडीबी जो एशियाई विकास बैंक है उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया है। इस वजह से इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से अपना चुनाव आयुक्त के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। यहाँ आयुक्त भी है। ठीक है, तो यहाँ से अशोक लावासा ने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 है। सुनील अरोड़ा वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुनील अरोड़ा कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तथा वर्तमान में चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है अशोक लावासा की जगह? तो राजीव कुमार को। आगे करें, हाल ही में शहरी आवास मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर कौन सा शहर को रखा है? तो पहले स्थान पर रखा है दोस्तों इंदौर को, और दूसरे स्थान पर है आपका सूरत, और सबसे प्रदूषित शहर में पटना का बिहार का पटना, और झरिया झारखंड का सबसे प्रदूषित है। आगे चलें, जनरल कासिम सुलेमानी का संबंध किस देश से है? जनरल कासिम सुलेमानी का संबंध किस देश से है? ईरान से है। क्योंकि अभी एक ट्रेजेडी हुई थी, उस ट्रेजेडी की वजह से ही ईरान से ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं जनरल कासिम सुलेमानी, क्योंकि अमेरिका से साथ में इनके विवाद हुए हैं। तो विवादों की वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। और ये इनका संबंध किस देश से है? ईरान से है। कहाँ से है? ईरान से है। अगली लाइन पे बात करें, हाल ही में संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 पार कर गई है। तो वर्तमान में महिला सांसदों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में महिला सांसदों की संख्या हो गई है 103। 78 हैं लोकसभा में और 25 है राज्यसभा में। अगले क्वेश्चन पे बात करें, सबसे ज़्यादा चर्चा में ये भी रहा है नुआखाई जुहार जो उत्सव है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसकी घोषणा की गई है इसी बार। और नुआखाई जुहार उत्सव है, इसकी 2019 में घोषणा की गई थी और इसको मनाया जाएगा किसमें? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। और नुआखाई जुहार उत्सव, इसका नाम याद रखना, किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किन हवाई अड्डों को पीपीपी योजना के अंतर्गत विकसित करने को मंजूरी मिली है? तो ये 3 हवाई अड्डे हैं जिन्हें PPP योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा। और ये इनके नाम हैं जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। और यह जो है जो ठेका मिला है, या कहने का मतलब जो काम मिला है, ये काम मिला है किसको मिला है? कंस्ट्रक्शन का काम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को मिला है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को मिला है। PPP योजना के तहत इन 3 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा और इनके ऊपर और भी जो हमारा बजट का कुछ भाग है वो इन पर खर्चा किया जाएगा अडानी ग्रुप के तहत। ठीक है, 7वां देखें, हिंद महासागर में एक देश स्थित है जिसने पर्यावरण आपातकाल की स्थिति को घोषित किया है अभी, और ये काफ़ी चर्चा में है। तो उसका नाम है मॉरिशस। वो उस देश का नाम क्या है? मॉरिशस। वहाँ के PM थे प्रविंद जगन्नाथ।
जो कि अभी थोड़े टाइम पहले थे प्रविंद जगन्नाथ, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, नए पीएम आ चुके हैं। और मॉरिशस कैसा देश है? हिंदू देश है। हिंदू की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर, हिंदुओं की जनसंख्या काफ़ी है। तो इस वजह से क्या है, वहाँ के जो पीएम थे वो भी प्रविंद जगन्नाथ जी थे, हिंदू थे। और वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंद महासागर में स्थित देश है जिसने अभी पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है। आगे बात करें, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मानव हाथी के टकराव को रोकने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है दोस्तों सुरक्षा पोर्टल, जो मानव और हाथी के बीच के टकराव को रोकने के लिए शुरू किया गया है। भारत का विरासत पशु के रूप में जाना जाता है। किसे कहा जाता है? भारत का विरासत पशु हाथी को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहते हैं? डॉल्फिन को कहते हैं। और अभी जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया है वो इसी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, जो गंगा में विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी कहने का मतलब मीठे पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है ये। खारे पानी में आपको वैसे हर देश में मिल जाएगी, जो देश समुद्री तटीय इलाकों में हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगी, लेकिन जो मीठे पानी में पाई जाएगी वो सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है, इसलिए इसको राष्ट्रीय जीव भी घोषित किया गया है। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। नेक्स्ट पे चलें, रूस के द्वारा कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा है। तो उस कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? अभी रूस ने इस चीज़ का दावा किया है और उस कोरोना वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वैक्सीन। ठीक है, रूस के जो पीएम है उनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको शामिल किया, स्पुतनिक वैक्सीन, ये याद रखना। आगे चलें, तो किस राज्य के सीएम ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हिम हल्दी दूध को लॉन्च किया है? हिम हल्दी दूध है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाएगा आपकी। ये किस राज्य से संबंधित एक योजना है? जो ये है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, आगे चलें, वह अरब देश जिसने पाकिस्तान को तेल निर्यात करने से रोक लगा दी है, तो वो है सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब है। इंपॉर्टेंट अफेयर की बात करें, सेबी की बात कर लेते हैं। सेबी का पूरा नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का पूरा नाम है। और सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय त्यागी। और सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। सेबी की स्थापना कब हुई है? 1988 में सेबी की स्थापना हुई है। ठीक है, अब आगे बात करें हम, तो देखिए इसको स्थापना वर्ष अगर याद करना है आपको तो कोडिंग वर्ड याद रखिए। एस का मतलब कितना हो गया? 19 हो गया। ठीक है, ई का मतलब कितना होता है? 5 होता है। अगर 5 में अगर आप ये ई का मतलब कितना होता है? 5 होता है। ई 5वें नंबर पे आता है ना, तो 5वें नंबर पे आता है। 5 के बाद में ये 2 बी दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? ये बी दे रखा है और फिर ये भी बी दे रखा, सॉरी ये आई दे रखा है। कितना दे रखा है? ये आई दे रखा है। तो से बी, अब से बी में देखिए आई का मतलब होता है 9। आई का मतलब कितना होता है? 9 होता है। और 9 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। अगर आई के क्रमांक को यदि हम क्या करें कि ये जो सेबी है इसमें आई का मतलब 9 होता है और 9 का 2 गुना इस 2 से गुणा करें तो कितना होता है? 18 होता है। 9 का 2 गुना कितना होता है? 18। तो 18 का हमने 8 ले लेते हैं। ठीक है, और इस 8 को, इस एस का मतलब 19 है। ठीक है, मतलब ये आपको याद करने के हिसाब से थोड़ा सा एक सिंबलाइज है कि याद आ जाए एग्जाम में, ऐसा कुछ करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। कानूनी रूप से मान्यता मिली सेबी को 1992 में और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है? 18 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। आगे बात करें, चीनी ऐप्स को बंद किया गया है। अभी कुछ टाइम पीरियड से चर्चा में है ये बात, तो चीनी ऐप्स को बंद किया गया है, इसके बारे में बात करें तो आईटी एक्ट 2000 में परिवर्तन किया गया। धारा कौन सी धारा से संबंधित है? धारा 69A से। और इसमें संशोधन करके ही इन विदेश नीति के तहत में इसमें चेंजेस किए गए हैं। पहले चरण में कितने ऐप्स को बंद किया गया था? तो 59 ऐप्स को पहले चरण में बंद किया गया। दूसरे चरण में 47 ऐप्स को बंद किया गया, जिसमें आपका पबजी भी बैन हो गया। सबसे पहले किसने बैन किया है? भारत ने बैन किए चाइनीज ऐप को, जैसे कि टिकटॉक को बैन करने वाले के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर आपका पाकिस्तान है। कौन सा देश है? पाकिस्तान। ठीक है,
चाइना के साथ में काफ़ी अच्छे संबंध है पाकिस्तान के, उसके बावजूद भी पाकिस्तान इन ऐप को बंद करने वाला तीसरा देश है। ठीक है, आगे चालू करें हम पीएम केयर फंड्स की। तो लॉकडाउन के पीरियड में जो हमारा सबसे ज़्यादा चर्चा में विषय रहा है, वो जिस टाइम पर लॉकडाउन में हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था एक देश के लिए, के जो इमरजेंसी फंड के रूप में, रिलीफ फंड के रूप में हमने पैसे इकट्ठे किए थे भारत सरकार ने। तो उसके तहत में क्या है कि जो पीएम केयर फंड की तुरंत फटाफट स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई है? 28 मार्च 2020 को। कब हुई है? 28 मार्च 2020 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अब बात करें हम, अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होगा इसका अध्यक्ष। और केयर शब्द की फुल फॉर्म क्या है? तो सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड, सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में शुरू किए गए हैं। 3 प्रोजेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में शुरू किया गया, प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित प्रोजेक्ट है ये। और प्रोजेक्ट टाइगर जो बहुत पुराना है लेकिन पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 1973 में। ठीक है, आगे बात करें प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन अभी शुरू किया गया 2009 में, डॉल्फिन गंगा के लिए। और ये अभी क्या चर्चा में आया था थोड़े से टाइम पीरियड बाद में। आगे बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट। इसकी भी स्थापना अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एडीबी इसका नाम है, सॉरी एडीबी नाम नहीं है इसका, इसका नाम है एनडीबी नाम है। क्या नाम है? एनडीबी नाम है इसका, एडीबी नहीं है। और जो न्यू डेवलपमेंट है इसकी स्थापना कब हुई है? 2014 में की गई है। मुख्यालय कहाँ है? चीन के अंदर है। और मार्कोस ट्रायोजो इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। आगे बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स काफ़ी चर्चा में रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो पहला जो स्थान है वो किस, पहले 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 खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले कहाँ आयोजित किए गए थे? दिल्ली में। दूसरे नंबर पे पुणे में आयोजित हुए। तीसरे नंबर पे कहाँ आयोजित हुए हैं? गुवाहाटी में आयोजित हुए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? जय विजय, जय और विजय। अगला कहाँ होगा? चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेले जाएंगे वो कहाँ खेले जाएंगे? हरियाणा में खेले जाएंगे। ठीक है, 2020 में कहाँ हुआ? गुवाहाटी में हुआ था। और गुवाहाटी में जब ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला गया तो इसमें पहला रैंकिंग किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। और जिसमें महाराष्ट्र ने 256 मेडल जीते हैं। कुल 256 मेडल जीतने के बाद में महाराष्ट्र पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कर्नाटक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है एग्ज़ाम में आने की। ये लड्डू लड्डू क्वेश्चन हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो ये लड्डू है जो जहर के समान काम करेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बताइए कि मेरे पीडीएफ में कोई कमी है या नेक्स्ट पीडीएफ कैसा होना चाहिए, या आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।